हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की। मैं ये वाली बुक आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका चैप्टर नंबर 2 भारत स्वतंत्र भारत में राजनीति क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे हम। इस वाली बुक का हम बात करेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। चैप्टर नंबर 2 है हमारी बुक का। ये बात करेंगे हम एक दल के प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे इस पॉलिटिकल पार्टी में। इससे पहले हम अपना चैप्टर पढ़ चुके हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हम ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने पढ़ा था कि भारत देश के समक्ष क्या क्या 3 चुनौतियां थी जब भारत देश आजाद हुआ था। पहली चुनौती थी भारत देश के समक्ष राष्ट्र का निर्माण करना, सभी जितने भी राज्य हैं उनको इकट्ठा करना। दूसरी चुनौती हमारे पास थी लोकतंत्र स्थापित करना। तीसरी चुनौती हमारे पास थी विकास करना। तो अब हम फिलहाल दूसरी चुनौती की बात करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि डिलीटेड पार्ट इसमें कौन सा, स्वतंत्र पार्टी और बिहार गांव वाला, इसके अंदर एक डिलीटेड पार्ट है। इस वाली बुक को मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी बनाने वाला हूं मैं यहां पर, क्योंकि ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को नोट्स के साथ नहीं पता लग पाता कि हम किस तरह बनाएं। तो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए यहां पर नोट्स बना के रखे हुए हैं। टॉपिक बाय टॉपिक मैं उनको एक्सप्लेन करता चलूंगा और उनको बताता चलूंगा कि उनको नोट्स कैसे बनाने हैं, ताकि वो इस चैप्टर के नोट्स बनाकर अपने पास रख सके और सिर्फ उन नोट्स को ही पढ़ के वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। गारंटीड उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने नोट्स उठाने पेपर से कुछ दिन पहले या पेपर से 2-4-5 दिन पहले, जितना भी आप जाएं, और सिर्फ आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको सिर्फ रीड आउट करते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है। आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक दल के प्रभुत्व का दौर। सबको पता है हम यहाँ पर एक दल का प्रभुत्व के दौर की बात करें, यानी कि कांग्रेस पार्टी की। ये वाला चैप्टर है हमारा। इसके अंदर हमने सबसे पहले टॉपिक्स कौन कौन से क्लियर करने हैं। हमने टॉपिक यहां पर करने हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जैसे कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमने उसमें पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्र के अंदर राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, वो सिर्फ फर्स्ट वाला चैप्टर था। ये वाला चैप्टर है इसके अंदर लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। दूसरी बात आती है पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। बहुत सारे बच्चे प्रभुत्व के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रभुत्व का क्या मतलब होता है। प्रभुत्व का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का मीन्स पावर। प्रभुत्व का मतलब होता है शक्ति। शक्ति मीन्स पावर। इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आता है इंग्लिश में सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है प्रभुत्व, शक्ति, संप्रभुता, संप्रभुत्व। ये सभी वर्ड समान होते हैं। बच्चे इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि संप्रभुत्व क्या होता है, प्रभुत्व क्या होता है, संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है। ये सारी चीजें प्रभुत्व का मतलब होता है शक्ति, पावर, मतलब उससे ऊपर कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज बिलो देन इज प्रभुत्व। सब कुछ इस प्रभुत्व से नीचे है। ठीक है सर। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचर, यानी कि अगर कांग्रेस हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा था, कांग्रेस हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो कांग्रेस का नेचर कैसा था। क्या कांग्रेस ज्यादा तानाशाह था या कांग्रेस लोगों की मदद करता था, किस प्रकार से कांग्रेस हमारे साथ लोगों के समाज के साथ जुड़ा पड़ा था। चौथा हमारे पास टॉपिक आता है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। अब भैया कांग्रेस अकेले ही तो ना चुनाव लड़ती रहेगी। कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने पे कोई हक नहीं था। इसके साथ साथ नई नई पार्टियां सीखती जा रही थी कि कांग्रेस के ऑपोजिशन में कैसे खड़ा होना है। दूसरी बात, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, यानी कि कांग्रेस के ऑपोजिशन में जो पार्टीज खड़ी हुई थी वो कौन कौन सी पार्टीज थी भैया, और उसके बाद गुटों में तालमेल तथा सहनशीलता कैसे हो रही थी, ये हम सारी चीजें बात करने वाले हैं इस अपने वाले चैप्टर के अंदर। सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ताकि आप बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, इजी बढ़ जाए। सबसे पहले था लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। अब देखो भैया, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारा भारत देश आजाद हो चुका है। भारत देश आजाद हो चुका, सारे हमने राष्ट्रों का निर्माण कर लिया, सब राष्ट्रों को हमने मिला लिया। 565 रियासतें जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला ली, लौह पुरुष के नाम से उन्हें जाना भी गया। सब कुछ हमने काम कर लिया। हम उपनिवेशवाद के चंगुल से छूट भी चुके थे, सब कुछ काम कर लिया। इसका लोकतंत्र भी बना रखा। अब लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब क्या था हमारे पास, आप यहां पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती के लिए मतलब कि अभी हमें यहां पर लोकतंत्र स्थापित भी करना था। हमें लोकतंत्र स्थापित करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। जनता की सरकार जनता के द्वारा। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा। इट मीन्स डेमोक्रेसी
फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता की सरकार जनता के द्वारा बनाई जानी चाहिए थी। इसके बाद तो दूसरा था हमारे पास भारत में चुनाव आयोग का गठन करना। भारत में चुनाव आयोग का गठन, भैया जनता की सरकार बनानी है तो चुनाव तो करवाना पड़ेगा, बिना चुनाव के आप कैसे भी किसी सरकार को कहां से खड़ा कर देंगे, हमें नहीं पता चल रहा था। राजनीतिक समस्याओं का समाधान करवाना था, ये भी हमारे पास प्रॉब्लम थी। सीधे सीधे सेना को सत्ता में नहीं ला सकते थे, लोकतंत्र को लाना था। जो अलग तांत्रिक तरीका था हमारे यहाँ पर, राजनीतिक सेना को लाना था हमारे यहाँ पर, राजनीतिक सेना को राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना था, यह भी एक हमारे पास उपाय था। नेताओं को रास्ते चुनने के लिए हमारे को जनता का मदद लेनी पड़नी थी। सीधे सीधे हम सेना को भी नहीं मदद ले सकते थे, सीधे सीधे हम सेना को भी नहीं बना सकते थे आगे। तो इन सब चीजों को करने से पहले हमें लोकतंत्र स्थापित करना था। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक सरकार का होना जरूरी है। यदि किसी देश को चलाना है तो वहां पर सरकार होनी बहुत जरूरी है। सरकार के बिना वो देश नहीं चल सकता। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, क्योंकि हमारा देश यही, हमारा संविधान यही कहता था। अब इसके बाद क्या हुआ भैया, यहाँ पर भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। चलिए ठीक है भैया, यहाँ पर पहला स्टेप हमने उठा चुके थे। भारत में चुनाव आयोग का गठन करने के लिए हम पहला स्टेप उठा चुके थे। कैसे? भारत में चुनाव आयोग 1950 में गठन करके। अब इसके लिए आप नेक्स्ट पेज पलट लीजिए सारे बच्चे। आप मेरे साथ अपनी बुक खोल लीजिए। अपनी बुक के अंदर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चलेंगे। पढ़ने के साथ साथ आपको पता लगता जाएगा नोट्स कैसे बनाने, मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा है भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। हमने यहां पर इजीली लिख ली ये चली लाइन, जनता की सरकार जनता के द्वारा। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हो चुका था। अब चुनाव आयोग का क्या काम था? चुनाव आयोग का काम था यानी कि एक ऐसा ग्रुप बनाना कि उसके अंदर उन व्यक्तियों को आयुक्त करा जाए, उन व्यक्तियों को नियुक्त करा जाए जो कि पूरे भारत देश के अंदर चुनाव कराएंगे। उस चुनाव गठन का करवाने के लिए 1950 में उसको हमारा भारत के अंदर चुनाव गठन कराया गया। पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे सुकुमार सेन। आप इस बच्चों इस वाले नाम को रट लो, पढ़ लो, समझ लो। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ ही जाता है कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे। अब की बार का जो बच्चों का प्री बोर्ड हुआ है 12th क्लास के, उसके अंदर भी ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आया है। इसके बाद उम्मीद प्रथम चुनाव 1950 में ही थी। भैया पहला चुनाव 1950 में करवाया जाना था। कैसे? 1947 में हमारा भारत देश आजाद हो चुका था, 1950 में हमारा संविधान लागू हो चुका था और 1949 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब भैया उसी साल तो चुनाव कराएंगे हम, उसके बाद कब कराएंगे? अब देखो चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात, चुनाव तो करवा लेंगे, आपने आपकी बात मान ली कि ठीक है भैया हम चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव करवाने के लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी? भारत में चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था, सरल काम नहीं था भैया, छोटा मोटा देश तो नहीं था। सबसे बड़ी बात, अभी हम उपनिवेश से निकल के आए थे। अब बच्चों उपनिवेश में कंफ्यूज मत होना। उपनिवेश कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कोई देश किसी का गुलाम। उपनिवेश का मतलब है कोई देश किसी का गुलाम। आप इस बात को समझ लेना। दूसरी बात आती है, भारत में चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था। चुनाव करवाने के लिए हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी परेशानियां थी जिनको हमें झेलना पड़ना था। सरकार जो उस टाइम पर चुनाव करवाने वाली थी उसको बहुत सारे काम करना था। सबसे पहले क्षेत्रों का सीमांकन करना था। सीमांकन का मतलब क्षेत्र नियुक्त करने थे कि भैया किन किन राज्यों पर चुनाव होगा। अब जहां पर कम लोग रहते हैं या जहां पर अनपढ़ लोग रहते हैं, यहाँ पर जहां पर सरकार नहीं बन सकती, पहली बात तो हमारे को सबसे पावरफुल क्षेत्र देखने थे। मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, यहां पर सब जगह पर चुनाव करवाए जाने थे। तो इन सीमांकन मतलब एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी थी कि यहां पर चुनाव करवाने हैं। दूसरी बात, मतदाता की सूची बनानी थी। भैया कौन कौन सूची करेगा, मतलब कौन कौन चुनाव देगा, किस किस को हमारे चुनाव के अंदर करना है। तो इस चीज के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नीति चला दी थी, सार्वभौमिक मताधिकार की नीति। मतदाताओं की सूची बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक मताधिकार की बता दिया था यहां पर कि भैया सार्वभौमिक मताधिकार होगा जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर सब लोग मताधिकार कर सकते हैं, कोई भी इससे अछूता ना रहे। तो ये वाली चीज अगर आपको अपनी बुक के अंदर देखनी है तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, बड़ा ही एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। चुनाव क्षेत्र का सीमांकन कराया जाना चाहिए था, मतदाताओं की सूची तैयार करनी थी, वयस्क व्यक्तियों की सूची तैयार करनी थी। इसमें काफी समय लगा। देखो भैया इतना बड़ा भारत देश था,
एकदम से आसानी से तो हो नहीं जाना था कि एक दिन के अंदर हाँ जी भैया मैंने सब भैया का नाम ले लिया सब लोगों का कि जी इसने चुनाव करना है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता था। इसमें बहुत समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा था। पहली मतदाता सूची में 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं थे। क्यों जी भैया पहली 40 लाख महिलाओं के नाम क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम पर उनके नाम कैसे लिखे गए थे? अल्लाह की बेटी फला की बेटी, मतलब आपकी किताब के अंदर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं अल्लाह की बेटी फला की बेटी, ये वाली लाइन अगर यहाँ पर आपकी किताब में लिखा हुआ है। इट मीन्स कि पुराने टाइम में तो औरतों के नाम ही नहीं हुआ करते थे, नाम होते थे पर आस पड़ोस के लोग नहीं जानते थे ना, आस पड़ोस के कि भाई क्या नाम चल रहा है, उनको कैसे बुलाया जाता था, हाँ भाई मतलब श्याम की बेटी या भूरे की बहू, कुछ भी XYZ कुछ भी कह के उनके नाम से बुलाया जाता था। तो जब हमारी पहली मतदाता सूची नहीं बन पाई, सफल नहीं हो पाई, तो क्या करा गया? दोबारा मतदाता सूची तैयार करेगी। उस सूची को तैयार करने के बाद उस समय देश के अंदर 17 करोड़ मतदाता थे। मतलब जब ये सूची तैयार हो गई, जितने लोगों के नाम लिखे गए प्रॉपर, तो उसके बाद 17 करोड़ मतदाता थे, जिनमें 3200 विधायक थे और लोकसभा के 479 संसद चुनने थे। ये हमारा काम था। 3 लाख से अधिक अधिकारियों को चुनाव कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया। अब भैया चुनाव कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया, इस वाली लाइन को हम समझ लेते हैं। देखो अब जब हमारा यहां पर चुनाव आयोग बन गया, सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। तो चुनाव आयुक्त के बाद इनका क्या काम था? इनका काम था कि इन्होंने जो भी थे, ये जो चुनाव अधिकारी थे, चुनाव कर्मी थे, जिन्होंने जाके ये सारी सूची बनाई, जिन्होंने जाके सीमांकन करा, जिन्होंने घर घर जाके लोगों को जागरूक करा कि भैया आप चुनाव कराओ, हमारे भारत देश में चुनाव कराना है, तो ये सब काम इन चुनाव कर्मियों ने करे। सुकुमार सेन के द्वारा चुने गए थे ये 3 लाख से अधिक अधिकारी पूरे भारत देश में फैलाए गए थे और इन्होंने जाकर चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था। पहले इनको ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षित बनकर ट्रेनिंग दी गई थी, फिर इनको बताया गया कि आपने कैसे जाके सूची बनानी है। इसके बाद मतदाता की एक बड़ी संख्या गरीब थी, मतलब जितने भी लोगों ने चुनाव करने थे गरीब थे। बहुत लोग से तो पैसे दे के ही चुनाव के लिए करने के लिए रेडी हो गए थे कि भैया हमारे को खाने पीने को मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, भत्ता मिलेगा और सब हम चुनाव कर लेंगे। इसके बाद दूसरी था हमारे पास प्रॉब्लम की असाक्षर थी बड़ी जनसंख्या, सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग थे हमारे यहाँ पर, पढ़े लिखों की संख्या कम थी, तो भी उनका भी चुनाव हो रहा था। उस समय लोकतंत्र में केवल धनी देश में बरकरार था, जो लोकतंत्र था उस समय में केवल धनी देशों में बरकरार रहता था। मतलब कि जो हमारे मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्हीं में ही हमारा डेमोक्रेसी ही मतलब कंफर्म हो सकती थी, मतलब अच्छी तरीके से लोकतंत्र सिर्फ विकसित देशों में ही कामयाब था। इसके बाद भारत के एक संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत के एक संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। उन्होंने कहा भैया हमारे भारत देश के अंदर एक जुआ होने जा रहा है, जुआ इन द सेंस की चुनाव तो होने जा रहा है, सफल होगा या नहीं होगा इसका हमें कुछ नहीं पता। तो भारत के एक संस्थापक ने इसे सबसे बड़ा एक जुआ कहा कि संपादक कौन होता है? जो न्यूज़पेपर के लिए राइटिंग्स करता है, जो लिखता है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने नेहरू जी को आगाह करा एक पत्र लिखकर कि वो पछताएंगे, वो एक अनपढ़ लोगों का चुनाव करवाने जा रहे हैं भारत देश के अंदर, इतने बड़े देश में जहां पर साक्षरता बहुत कम है, जहां पर लोगों की संख्या एक बड़े पैमाने में गरीब के तबके के नीचे रहती है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने आगाह करा कि आप इस बात पर पछताने वाले हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि अनपढ़ लोगों की बेहूदगी नौटंकी बोलाई से। ये आप चीज को यहां पर पढ़ सकते हैं अपनी किताब के अंदर। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखी पड़ी है कि अनपढ़ लोगों की मतदान की यह बेहूदगी नौटंकी देखेंगे। कौन देखेंगे भैया? जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये वाली बात यहाँ पर हम सब चीजें यहाँ पर बुक में पढ़ के चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ। 3200 विधायक थे, 489 सांसद चुने जाए थे, मतदाताओं की काफी बड़ी संख्या गरीब थी। इसके बाद नेहरू जी को आगाह करा, पछताएंगे उन्होंने बोला सार्वभौमिक मताधिकार, मां नेहरू जी ने बताया था हमारे को। और आने वाला वक्त कहीं ज्यादा जान दौड़कर बोला कि लोगों की एक अनपढ़ की, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मतदाताओं की एक बेहूदगी नौटंकी यहां पर चल रही है। ये किसने बोला था भैया हमारे को? ये बोला था इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि मतदाताओं की बेहूदगी नौटंकी चल रही है। अब इसके बाद आ जाते भैया हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक था आखिरकार चुनाव हो गए। जिस चीज की हमें जरूरत थी, जिस चीज की भारत देश चाहता था, वो चीज फाइनली हो गया। पहले 3 चुनाव हो चुके, पहले 3 चुनाव से पहले मतलब फर्स्ट चुनाव हो चुका, आखिरकार चुनाव संपन्न हुआ। 1951 अक्टूबर से 1952
फरवरी तक चुनाव संपन्न हुआ। 1951 अक्टूबर से 1952 फरवरी तक चुनाव संपन्न हो चुका। चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना में कुल 6 महीने लगे। देखो, चुनाव करवाना यानी चुनाव करना शुरू होना, टोटल मतदान गिरना और मतदानों की गणना करना, इस टोटल टाइम, इस पूरे इन तीनों चीजों को पूरा होने में 6 महीने लगे। अब ये आजकल का समय नहीं था कि हमारे पास भैया ईवीएम मशीन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उससे हमने सीधा वोटिंग करी और एक हफ्ते के अंदर चलो जी रिजल्ट्स आ गए कंप्यूटराइज्ड, अब उन्हें को पता लग गया विनर कौन है। नहीं, उस टाइम पर तो प्रॉपर बैलेट बॉक्स में नाम लिखकर डालते थे हम कि भैया हमने इसको दिया वोट और अब हमारे को पता लग जाएगा कौन जीतने वाला है। 6 महीने बाद ये पता लगा था। सार्वभौमिक मताधिकार हुआ, नेहरू जी ने मुहिम चलाई थी, हमारे को पता है। सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हो गया। आप बच्चों, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आप मेरे साथ इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को सेव कर आप इसको देख सकते हैं बाद में, या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये नोट्स उतार सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। आप लास्ट टाइम पर अगर आपको जाना है और अपने पेपर का एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है, जो आप चाहते हैं कि मैं बस कुछ ना पढ़ूं, किताब ना देखूं, आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ लें, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपको दोबारा से किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद क्या हुआ, 1952 का चुनाव हुआ, समूचे विश्व के इतिहास का मील का पत्थर हुआ। जब ये चुनाव हमारे भारत देश में सफलतापूर्वक हो गया तो हमारे पूरे विश्व को ये पता लग चुका था कि भैया लोकतंत्र हो सकता है, यानी कि इतने बड़े अनपढ़ लेवल के लोगों पर और इतने बड़े असाक्षर लेवल के लोगों पर चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद पहले तीन चुनाव में हमारे को पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व मतलब पहले 3 चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पावर कैसे दिखाई। तो अब हम इस चीज को देखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने नेता जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस भारी भरकम वोटों से जीत गई। कुल 489 सीटों में से 364 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कितनी सीटों में से? 489 में 364 सीटों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। कितनी सीटें मिली थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को? 16 सीटें मिली थी। इसके बाद त्रावणकोर कोचीन, जो कि आज का केरल है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर कांग्रेस ने हर क्षेत्र में जीत दर्ज करी। भैया अब ये 3 क्षेत्र में कांग्रेस को मिली नहीं थी यहां पर सीटें, पर कांग्रेस ने बाद में यहां पर भी 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। किस प्रकार से? गठबंधन की सरकार बनाकर। जवाहरलाल नेहरू ने को पहला प्रधानमंत्री चुना गया, ये हम सबको पता है। 1952 से 1962 तक कांग्रेस पार्टी की हावीपन रहा। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू एक इस तरीके का फेस था कि जिसको अगर देखो भैया, कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रमोशन की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को कुछ भी प्रमोशन इलेक्शन के लिए करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजादी के समय से पहले से चलती आ रही थी और उन्होंने आंदोलन चला रखे थे आजादी के लिए। तो भैया हमारे पास एक ही विकल्प बचता था, एक ही ऑप्शन बचता था, जो कि थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी तो हावी होनी थी ऑब्वियसली। जब उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को तो वोट मिलने थे। तो 1952 से 1962 तक कांग्रेस पार्टी हावी रही। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। तीसरा आम चुनाव 1962 में करवाया गया। इस चीज को आप अपने मैप के अंदर दे सकते हैं, पेज नंबर 35 के ऊपर। मैं यहां पर आपको मैप में दिखा देता हूं। ये मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कांग्रेस पार्टी कब कब जीती। यहां पर मैंने मार्क भी करके रखा हुआ बच्चों के लिए। 1952 में, 62 में, 7 में दूसरा चुनाव हुआ। 1952 से 62 तक हुए थे ये 3 चुनाव। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें भी थी उसकी दक्षांश भी विपक्षी पार्टी को नहीं मिली। यानी जितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी उसका 10वां पार्ट भी विपक्षी पार्टियों को नहीं मिला। एक आप देख सकते हैं यहां पर कि केरल के अंदर डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट जीत गई थी पार्टी। केरल के अंदर से कांग्रेस पार्टी जीती थी, यहां पर जीती थी डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट पार्टी। और बाकी जितना भी ये ऑरेंज पार्ट है सारा कांग्रेस पार्टी जीती गई थी। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती थी, क्योंकि वहां पर धारा 370 लगी हुई थी। धारा 370 कैसे लगी थी? ये हमारा डिस्प्यूटेड लैंड था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, विवादित क्षेत्र था। तो इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये जो ऑरेंज वाला मार्क आपको दिख रहा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी जीती थी और केरल से कांग्रेस पार्टी जीती नहीं थी, यहां पर जीती थी डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट। तो मैंने आपके लिए बुक में मार्क करके रखा हुआ यहाँ पर जो जहां से मैंने ये अपने नोट्स बनाए हैं, ये सारे पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से अपनी बुक के अंदर भी मार्क कर सकते हैं, या फिर मेरे नोट्स को आप अपने पास लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। इसके बाद
यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि 3 आम चुनावों में कांग्रेस के 10वें हिस्से जितना भी दूसरी विपक्षी पार्टियों को नहीं मिला। कांग्रेस किसी किसी प्रांत से नहीं जीत पाई, उदाहरण के लिए केरल। 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई कांग्रेस ने। अब देखो कांग्रेस के साथ कौन सी पार्टियां थी जो जीत की होड़ में चल रही थी। एक थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी थी सोशलिस्ट पार्टी और तीसरी थी भारतीय जनसंघ पार्टी। इसके बाद छोटे छोटे निर्दलीय कुछ और भी खड़े हुए थे जो कि कांग्रेस के साथ जीत में रहे थे। पर ये जो पार्टी थे, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन पार्टीज के अंदर बहुत ही नामी गिरामी नेता काम कर रहे थे जिनको कांग्रेस पार्टी की तरह अपने पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट करने की जरूरत नहीं थी, उनके नाम ही काफी थे। विपक्षी पार्टी का उद्भव, अब आप यहां पढ़ सकते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है यहां पर विपक्षी पार्टी का उद्भव। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति हम यहां पे पढ़ चुके हैं, आपको मैंने बता दिया कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी। एक यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तब ये उसका चिन्ह था, 2 बैलों की जोड़ी। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 2 बैलों की जोड़ी थी और भारतीय जनसंघ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का जो साइन था वो था एक दिया, जलता हुआ दिया। अब आप इसके बाद देख सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों का उद्भव क्या था। विपक्षी पार्टियों का उद्भव मतलब कि जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी उठ रही थी। इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज देख लेंगे यहां पर कि गुटों में तालमेल की सहनशीलता, एक ही टॉपिक हमारा यहां पर आ जाता है, गुटों में तालमेल की सहनशीलता। गुटों में तालमेल की सहनशीलता का मतलब कि ये जो गुट थे ये कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में खड़े थे। कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में जो भी गुट थे इनके साथ कांग्रेस पार्टी को मिलजुल कर रहना था। अब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैं आपको आपकी बुक से बताऊंगा, कांग्रेस के गठबंधी स्वभाव के कारण अद्वितीय ताकत मिली थी। कांग्रेस का स्वभाव था गठबंधी। अब भैया देखो जहां से जो चीज जीत रही है उसके साथ तो कांग्रेस अपना स्वभाव तो मतलब अपना तालमेल तो बिठाएगी ना, उसके बाद सम्मिलित हो जाती थी। गठबंधन अतिरुख अपनाने से अपना बचाव होता था। किसका बचाव होता था? कांग्रेस का। सुलह समझते थे, चलना सर्वसमावेशी होना गठबंधन की खासियत थी। देखो सबको साथ लेके चलने में क्या बात करनी थी, हमारे को सिर्फ गठबंधन पर ही साथ चल सकते थे, तभी सियासत और राज्य सत्ता पर हम राज कर सकते थे। देखिए मैंने आपको बताया भारतीय जनसंघ पार्टी का क्या था साइन, दिया, जलता हुआ दिया। और इसके बाद यहां पर गुटों में तालमेल हमारे को समझ में आ गया, संतुलन बनाकर चलना गठबंधन के द्वारा। अब इसके बाद हमारे यहां पर आ जाता है कि विभिन्न पार्टियां कौन कौन सी थी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी थी जो कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, एक यहां पर पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी 1920 में, 1920 में। ये किससे प्रेरित थी? रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थी। और इसके बाद इसके प्रमुख नेता थे ए.के. गोपालन, एस.ए. और डांगे थे। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता ए.के., एस.के. और डांगे थे। और इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1885 में 1885 में स्थापना हुई थी। 20वीं सदी तक जन आंदोलन का रूप ले लिया था कांग्रेस पार्टी ने। भैया जन आंदोलन का रूप लिया कांग्रेस पार्टी ने, तभी ही कांग्रेस पार्टी का एक फेस वैल्यू, एक ऐसा चेहरा अपने आप का कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने दिखा पाई कि कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार के प्रमोशन की जरूरत नहीं थी दुनिया के अंदर, मतलब भारत देश के अंदर। और सीधा कांग्रेस पार्टी ने 3 आम चुनाव के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। किस वजह से? जन आंदोलन के द्वारा। दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी। तीसरी थी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय संघ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं, आज के टाइम की जो बीजेपी है, इसकी जड़ें हमारी भारतीय जनसंघ पार्टी के अंदर ही है, क्योंकि ये एक राष्ट्रत्व और हिंदुत्व पार्टी को लेकर चलती थी। और दूसरी बात थी, इसकी 1951 में 1951 में स्थापना हो चुकी थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। ये मानती थी कि एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र होना चाहिए, इसकी मान्यता थी। भारतीय जनसंघ पार्टी जरा से भी खुश नहीं थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर। यह शुरू से कहती थी कि आप भारत देश को पाकिस्तान के साथ जोड़ लें दोबारा से और ना बंटवारा होने दें। तो ये मानती थी भारतीय जनसंघ पार्टी। अब इसके बाद एक पार्टी और थी, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में युवा नेताओं की टोली द्वारा स्थापना की गई थी। लोकतंत्र और समाजवाद की विचारधारा में विश्वास था। सोशलिस्ट पार्टी का विचार था कि लोकतंत्र और समाजवाद, समाजवाद क्या होता है? समाजवाद होता है एक समाज के लिए बेनिफिट, समाज का फायदा, मतलब वो सरकार जो सिर्फ समाज के हितों के बारे में ही सोचेगी उसे बोला जाएगा समाजवाद। इसके मुख्य नेता थे राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र।
ये मानते थे सोशलिस्ट पार्टी की, भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है, ये मानते थे सोशलिस्ट पार्टी की कांग्रेस पार्टी जो है एक कैपिटलिस्ट पार्टी है, एक पूंजीवाद पार्टी है, मतलब जिन लोगों के पास पैसा है कांग्रेस पार्टी उसी को सपोर्ट करती है। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया कई पार्टियों में, समाजवादी दलों में टुकड़ों में बट गई सोशलिस्ट पार्टी के सामाजिक दलों में, समाजवादी दलों में, जिनमें से कुछ प्रमुख थे किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारी पार्टियों के नाम, ये तो थे जो मेरे नोट्स थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी स्पेशली इन पीआरसी के नाम से जाना जाता था। ये वाली पार्टी रेवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो मैक्सिकन क्रांति के बाद ये विरासत प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो हमारे इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 1935 में साम्यवादी मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीमा में रहकर काम करा, साम्यवादियों ने अपनी सीमा में रहकर काम करा था। 1941 दिसंबर में साम्यवादियों ने कांग्रेस पार्टी को अलग कर गैर कांग्रेस पार्टी बना ली। कब बनाई इन्होंने? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से। 1947 तक सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ, हस्तांतरण का मतलब होता है मतलब एक से दूसरे को हमें हस्तांतरित करना, मतलब ट्रांसफर कर देना। इसके प्रमुख नेता थे ए के गोपालन, ASA डांगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी CPIM और नाम से अलग अलग पार्टी बना दी। अभी कम्युनिस्ट पार्टी भी एक्सप्लिट हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पर डिपेंड करती थी। CPI के नाम से ये भी पार्टी बढ़ चुकी थी। 1964 में इसका विभाजन हो गया था। कब? 1964 में, सोवियत संघ के बाद, 1964 में विभाजन हो गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। अलग अलग पार्टीज में और भी पार्टियां बढ़ती जा रही थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें प्राप्त हुई थी, विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी ये वाली पार्टी जब हमारे इलेक्शन हुए थे 1957 के। इसके बाद हमारे पास ये वाली बात चलती है कि भारतीय जनसंघ पार्टी की क्या जड़ें थी। भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में हुई थी स्थापित। श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। इनका मानना था एक देश एक राष्ट्र की नीति होनी चाहिए और परंपरा के आधार पर प्रगति होनी चाहिए। 1964 में चीन में, 1964 में चीन में आणविक प्रशिक्षण पर इन्होंने जोर दिया था। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू आणविक परीक्षण पर कभी भी, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट, इसे बोला जाएगा न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट पर भारतीय जनसंघ पार्टी कहती थी 1964 में कि आप ये टेस्ट हमारे भारत देश के लिए करो, ये हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पर कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस विषय पर एक रुचि पूर्वक विचार नहीं व्यक्त करते थे। उनका मानना नहीं था कि हमारे को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक अहिंसावादी थे और अहिंसा के नाम पर ही इस चीज को देखते थे। इसके बाद 1957 में आम चुनाव में इस पार्टी को 4 सीटें दर्ज हुई थी, जबकि आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को, मैंने आपको बताया कि 16 सीटें दर्ज हुई थी, इसको 4 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भी इसी के अंदर है। आप इसके यहां पर पढ़ सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक थे, जो कि इसके अध्यक्ष थे। इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। आजादी के बाद नेहरू जी मंत्रिमंडल में वे मंत्री भी बने। पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये जरा से भी खुश नहीं थे कि हमारा भारत देश जो बट चुका है, हमारा भारत देश बटना नहीं चाहिए था, भारत एक अखंड भारत बनकर चलना चाहिए था। आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि 1948 में चक्रवर्ती रामगोपालचारी के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ग्रहण करने वाले नेहरू का मंत्रिमंडल आप यहां देख सकते हैं। ये नेहरू का पूरा मंत्रिमंडल था। एक इसके अंदर छोटा सा कार्टून भी दे रखा है, यहां पर रस्सा कसी दे रखे 29 अगस्त 1954 में नामक शीर्षक वाले कार्टून में सरकार और विपक्षी पार्टियों की ताकत को दिखा रखा है। ये सरकार बनी हुई है यहाँ पर, ये कांग्रेस पार्टी। अगर आपको एग्जाम में आ रहे थे इस कार्टून को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप देखेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी और इसके मंत्रिमंडल बैठा हुआ है और ये विपक्षी पार्टियां इसे खींचे जा रही हैं, इसकी जड़ें उखाड़ी जा रही हैं, पर ये सब आराम से रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठे कि भैया आप जो मर्जी कर लो, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फेस वैल्यू इतनी है भारत देश में बना चुके हैं कि आप चाह के भी हमारे को नहीं उखाड़ सकते। एक यहाँ पर सी राम गोपालचारी हैं, वे कांग्रेस वरिष्ठ नेता थे और साहित्यकार भी थे, महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। ये जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जितने भी ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये आपको जरूर पढ़ने हैं, रीड आउट करने हैं। बिल्कुल इनके बारे में आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कौन कौन से व्यक्ति किस किस पार्टी से जुड़े पड़े हैं। ये जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ये मैप जरूर करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। मैप जो आ सकते हैं पूरी 95% चांसेस आपके एग्जाम के अंदर मैप इसी बुक से आने के हैं। इसके मैप इसी बुक से आएगा और कार्टून भी इसी बुक से आने के हैं।
और दूसरी बात, एक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक हमारा छूट चुका है, मतदान के बदलते तरीके। यानी कि पहले मतदान का तरीका होता था, बैलेट बॉक्स बनाए जाते थे, एक बक्सा टाइप हो जाता, बक्से के अंदर पर्चियां डाल के लोग अपने अब चहीते नेता की नाम की पर्ची डाल के लिख कर उसको बक्से के अंदर डालते थे। जब सारी जगहों के बक्से खुलते थे, बॉक्स खुले जाते थे और उसमें देखा जाता था, गणना करी जाती थी किस वाले के नाम को कितने वोट मिले, फिर फाइनली रिजल्ट होता था। जैसा कि हमने पढ़ा 6 महीने लगे थे सारे प्रोसेस करने में। 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुकी थी, 2004 तक पूरे समूचे विश्व में फैल गई। आप देख सकते हैं कि अब की बार प्री बोर्ड के पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन डाला हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हमने इस्तेमाल कब से करा। और ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 20 लाख स्टील के बॉक्सों का प्रयोग किया गया पहले वोटिंग के अंदर। तो 20 लाख स्टील के बॉक्सेस का प्रयोग करा जाता, हर एक मतदान पेटी के भीतर उम्मीदवार का चिन्ह डाला जाता था। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, पूरा आपको मैंने बताया इस चैप्टर में, वेट बताया है, पूरा पढ़ के बताया इस चैप्टर को, एक एक चीज आपको सब कुछ बताया है। ये सोशलिस्ट पार्टी के बारे में अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहां पर बता सकता है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नाम महत्वपूर्ण था। जयप्रकाश नारायण समाजवादी दलों के नेता के प्रमुख थे, कई छोटे छोटे पार्टियों में बट चुकी थी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल, सेक्युलर, यूनाइटेड, सोशलिस्ट पार्टी की छाप देख सकते हैं। आप यहां पर एक कॉलम पढ़ सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। सोशलिस्ट पार्टियों की जड़ें स्वतंत्रता प्राप्ति की बात थी, इसके कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन चलाया जा रहा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 के बीच युवा नेताओं की टोली द्वारा करा गया था। इस चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अपने पास। तो ये पूरा चैप्टर था हमारा स्टूडेंट्स। मैंने आपको यहाँ पर नोट्स बनाए हैं, अपने हैंडमेड नोट्स है मेरे, ये पूरी एक एक चीज एक्सप्लेन करी है यहाँ पर आपको। अगर कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको ये मेरे हैंडमेड नोट्स चाहिए तो मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उनसे कमेंट करके अपना नंबर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे से वहां से नोट्स या PDF ले सकते हैं, और चैप्टर के भी मेरे पास नोट्स हैं, वो भी आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं आगे के चैप्टर के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि नए नए आपको एग्जाम से पहले नई नई वीडियोज जो मैं डालूंगा अगले चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो उनको ईजी रहेगा। और इसी के साथ इजाजत दीजिए मेरे को, धन्यवाद।